हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। हम इस वीडियो में बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो भी एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच द किडनी आर अनेबल टू मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ऑल्सो इट फेल्स टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं। किसी भी ऑर्गन के आगे अगर फेलियर लगा है, इसका मतलब है जो भी ऑर्गन वो काम करता है वो उसको नहीं कर पा रहा है। जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, जब वो नहीं कर पाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। लीवर का काम होता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म करना, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ़ैट हो गया, प्रोटीन हो गया, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं हेपेटिक फेलियर हो गया। उसी तरीके से जब किडनी अपना काम अच्छे से नहीं करती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं रीनल फेलियर। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी डिसीज। ठीक है, एंड क्रोनिक रीनल फेलियर इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक किडनी डिसीज। एक्यूट का मतलब क्या बताया था कि एक्यूट का मतलब होती है कोई भी चीज़ सडनली हो रही है एंड सीवियर हो रही है। क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ लगातार हो रही है, मतलब ग्रेजुअली हो रही, धीरे धीरे थोड़ी ख़राब हुई, फिर और ख़राब हुई, फिर और ख़राब हुई। तो ये इस कंडीशन को हम क्रोनिक बोलते हैं। और क्रोनिक कहाँ पे ले जाती है हमारी हेल्थ को? एंड स्टेज पे। ठीक है, जहाँ से रिवर्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ होना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होता है? सडन डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन, मतलब अचानक से जो किडनी का फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, साथ ही साथ सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। BUN का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में कितना यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज होती है, उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, इनएबिलिटी टू मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, मतलब क्या होता है एक्यूट किडनी इंजरी में? सडन डिक्लाइन हो जाता है रीनल फंक्शन में, किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है, BUN का भी लेवल बढ़ जाता है एंड फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इन सब का इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली इसके कॉजेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल कॉजेज़ का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस जब हमारी किडनी में अच्छे से परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है, मतलब किडनी के पास अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सारे वो कॉजेज़ आ जाएंगे, वो कंडीशन आ जाएंगी जिन कंडीशन की वजह से किडनी में अच्छे से ब्लड नहीं जा पाता है। इंट्रा रीनल का मतलब होता है जब हमारी किडनी में डायरेक्ट डैमेज हो रहा होता है, तो इसमें वो सारे कॉज आ जाएंगे जो कि डायरेक्ट डैमेज करते हैं किडनी को। और पोस्ट रीनल में हमारे वो कॉजेज़ आते हैं जिसमें हमारी किडनी को क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो नहीं अच्छे से हो पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रीनल कॉजेज़ की। तो इसमें मैंने क्या बताया कि ड्यू टू डिक्रीज रीनल परफ्यूज़न, इसमें ब्लड सप्लाई जो है अच्छे से नहीं जाता है किडनी के पास। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रहा है? सबसे पहले हीमरेज हो गया, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है रीनल लॉस हो गया है। ठीक है, GI लॉस हो गया है, GIT लॉस, हाइपोवोलेमिया हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन हो गई। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है उतना ब्लड, तो किडनी तक कहाँ से जाएगा? कोई क्रश इंजरी हो गई। तो ये सारे थे हमारे प्री रीनल कॉजेज़। ठीक है, जिनमें क्या हो रहा था, जिनकी वजह से हमारी किडनी तक ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्रा रीनल कॉजेज़ की वजह से, मतलब वो कॉज जो हमारी किडनी को डायरेक्ट डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह या फिर ब्लड ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है इंजर्ड हो गई, तो उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो ही जाएगा। या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये इन्फेक्शन कैसा हो सकता है? असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। असेंडिंग का मतलब होता है कि यूरिथ्रा से आपका जो इन्फेक्शन है वो ऊपर आ गया। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब होता है ब्लड के थ्रू आपका किडनी में आ गया, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिन या फिर ड्रग्स हो सकते हैं।
ड्रग्स में काफ़ी सारे ड्रग पढ़े हैं ना हमने, जैसे कि एम्फोटेरिसिन हो गया, ये सारे नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जो किडनी को डैमेज करते हैं। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस होता है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन एंड या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसकी। अब हम बात करते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज़ के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो यूरिन होती है उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इसमें आता है रीनल कैल्कुलाई, मतलब रीनल स्टोन्स, ट्यूमर हो सकता है, वीपीएच हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है ना। इसमें क्या बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा वगैरह होता है, यूरेटर वगैरह होता है, वो कंप्रेस हो जाता है, तो यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। ब्लड क्लॉट हो गया, कोई भी ब्लड क्लॉट वहाँ पे जमा हो गया है तो उसकी वजह से भी यूरिन फ्लो अफेक्ट हो सकता है। एम्बोलाई हो गया या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे थे हमारे कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के फेजेस के बारे में। तो बेसिकली इस कंडीशन में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल फेज, दूसरा होता है ओलिग्यूरिक फेज, फिर आता है डायूरेटिक फेज एंड द लास्ट वन इज रिकवरी फेज, ठीक है। तो हमारा इनिशियल फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में हमारी जो इंजरी होती है वो होना स्टार्ट होती है। ये क्यों होती है? बिगिन विद द इंसल्ट ऑफ किडनी एंड एंड्स विद द डिक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम किडनी की इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट का वर्ड अगर कहीं भी यूज़ हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से जानबूझ के उसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अब किडनी का डैमेज कैसे कर सकते हैं लोग? एक्सेस अल्कोहल लेके या फिर एक्सेस ड्रग्स लेके, जैसे कि हम लोग रैंडमली किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीज़ कंडीशन में हम अपने खुद से दवाइयाँ खाने लगते हैं। बहुत सी दवाइयाँ नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम बोलेंगे कि हम किडनी की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किडनी की इंसल्ट से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, इसमें यूरिन जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वरना बहुत बार ये जो स्टेज होती है एसिम्टोमेटिक भी होती है, ठीक है। स्लाइट इंक्रीज इन क्रेटिनिन लेवल, इस कंडीशन में थोड़ा सा क्रेटिनिन लेवल में राइज दिख सकता है, ठीक है। फिर आता है ओलिग्यूरिक फेज, क्योंकि हमारी किडनी में प्रॉब्लम हुई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं ओलिगूरिया। ओलिगूरिया एक कंडीशन होती है जब हमारा यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि हम पानी पी रहे हैं बट हमारा यूरिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में ही रह रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। अब वो बॉडी में किस फॉर्म की में रहेगा, एडिमा हो सकता है, ठीक है, उस फॉर्म में रहेगा। अब फ्लूइड इतना ज़्यादा है, यूरिन एक्सक्रीट हो नहीं रही है, मेटाबोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है। एंड हाइपरकलीमिया इज़ द मोस्ट डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, जिसका डायरेक्टली एक्शन किस पे होता है, हमारे हार्ट पे होता है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है। यूरेमिया का मतलब क्या है, जब जो यूरिया है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो उसको यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। इस फेज़ का बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 3 वीक्स होता है। फिर आता है डायूरेटिक फेज़। तो डायूरेटिक फेज़ क्या होता है, जब एक्सेस यूरिनेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुरू में तो कम हो रहा था, अब ये बढ़ कैसे गया, जबकि लेट स्टेज तक तो किडनी और ख़राब होगी। क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी क्लिनिकल कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो ये जो डायूरेटिक फेज़ होता है ये हमारा कंपनसेटरी फेज़ होता है। ये जो ओलिगूरिया हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारा एक्टिवेट हुआ है, ताकि जो ये सारी चीज़ को कंपनसेट कर पाए, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, जो हमारी यूरिन आउटपुट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और कितना हो जाता है, 1 to 3 लीटर पर डे, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा यूरिन निकल रहा है, नॉर्मल कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का रिस्क रह सकता है, एक्सेस पानी निकल रहा है ना, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं तो हाइपोकलीमिया हो सकता है, और इतना ज़्यादा फ्लूइड चला जाएगा बॉडी से तो फिर हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये थी हमारी डायूरेटिक फेज़। अब हम बात करते हैं रिकवरी फेज़ के बारे में। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो किडनी होती हैं वो रिकवर करने लगती हैं, जो जीएफआर होता है इम्प्रूव हो जाता है, रीनल फंक्शन जो होता है वो भी नॉर्मल रिटर्न हो जाता है, मतलब वो भी रिटर्न हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल कंडीशन। एंड इस कंडीशन में हमें महीने तक लग जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही होती हैं? बेसिकली जो पेशेंट थोड़े हेल्दी होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हुआ, बॉडी ने कंपनसेट किया और हेल्दी स्टेज आ गई, ठीक है, रिकवर हो गई कुछ महीने में अगर सही से ट्रीट कराया, ठीक है। बट बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये कंडीशन नहीं आ पाती क्योंकि वो सही से ट्रीट नहीं कराते हैं, नेग्लिजेंस रखते हैं। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, उनकी जो एक्यूट किडनी इंजरी की जो स्टेज होती है वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एंड स्टेज किडनी डिसीज। तो अब हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरल फीचर्स में हमें फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, ओलिगूरिया एंड एनयूरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे जैसे कि इडीमा हो गया, पल्मोनरी इडीमा हो गया या फिर हाइपरटेंशन। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो रहा था क्योंकि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी, वाटर भी एक्यूमुलेट हो रहा था बॉडी में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो इस केस में हमें हाइपरकलीमिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो हाइपरकलीमिया होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे होता है, तो जिसकी वजह से अरिथमिया भी देखने को मिल सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स हैं जो यूरेमिक सिम्टम्स हैं। यूरेमिक सिम्टम्स का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़न हो गया, डिजीनेस हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, कन्वल्जन्स हो गए। ये सारे सिम्टम्स तब आते हैं जब यूरिया हमारे ब्रेन तक जाने लगता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें यूरिया की वजह से देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब किडनी की इंजरी होना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, सीरम क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सीरम की स्टडी करेंगे कि सीरम में किस किस चीज़ का लेवल बढ़ रहा है। तो सबसे पहला आता है सीरम क्रेटिनिन, ठीक है। ये अगर थोड़ी भी किडनी की इंजरी होती है तो इसका लेवल रेज होने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सीरम क्रेटिनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये बेस्ट मार्कर होता है फॉर रीनल फंक्शन, ठीक है। इसका अगर राइज होता है तो ये बताता है कि जीएफआर हमारा कम हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इट इज़ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में कितना यूरिया है। जो नॉर्मल यूरिया से अगर ये ज़्यादा दिखेगा तो मतलब सिंपल सी बात है ना कि कोई कंडीशन हो रही होगी जिसकी वजह से यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये इसका भी लेवल इंक्रीज दिखता है। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है BUN और क्रेटिनिन का रेशियो। ये 20:1 जो होता है ये नॉर्मल होता है। इससे हमें बेसिकली पता चलता है कि हमारा कॉज क्या है एक्यूट किडनी इंजरी का। तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पता चलता है कि इसका जो कॉज होता है वो ब्लड सप्लाई वाला होता है, मतलब प्री रीनल कॉज होता है। अगर 20:1 से कम रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, साथ ही साथ कंडीशन एंड साइन एंड सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉज है वो होता है इंट्रा रीनल। मैं इसको फिर से समझाती हूँ। क्या होता है, हम एक रेशियो चेक करते हैं BUN और सीरम क्रेटिनिन का, ठीक है। इसका नॉर्मल रेशियो जो होता है वो 20:1 होता है। ये टेस्ट हम करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के कॉज को जानने के लिए। तो अगर इस रेशियो से ज़्यादा रेशियो आ रहा होता है तो मतलब जो कॉज है हमारा प्री रीनल कॉज है, मतलब ब्लड सप्लाई वाला, कि किडनी तक ब्लड सप्लाई नहीं गया। अगर इससे कम आता है या फिर नॉर्मल आता है और एक्यूट किडनी इंजरी भी है पेशेंट को, तो मतलब हम ये जान जाएंगे कि जो कॉज है वो इंट्रारी। फिर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, जैसे कि हाइपरकलीमिया हमें देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया मिल सकता है एंड हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिल सकता है। हाइपरकलीमिया हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर हम ABG भी करा सकते हैं। ABG से हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता लगेगा। इसमें हमारा pH कम शो हो सकता है अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एंड बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब किडनी की कंडीशन है तो हम यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं। इसमें हमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन। हेमेटूरिया देखने को मिल सकता है। हेमेटूरिया का मतलब होता है जब यूरिन में ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। एंड कुछ कास्ट देखने को मिल सकते हैं। कास्ट बेसिकली सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हमारी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हमारी यूरिन में कोई भी कास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे जो एक्यूट किडनी इंजरी है उसका कॉज एटीएन है। एटीएन क्या था? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो अगर उसका कॉज ये है तो हमारी यूरिन में मडी ब्राउन कलर के कास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारा कॉज है तो फिर आरबीसी कास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इमेजिंग स्टडीज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया। अल्ट्रासाउंड हमारा फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करता है ऑब्स्ट्रक्शन का। अगर हमारा AKI का कॉज ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर ये हमारा काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। सीटी स्कैन हम यूज़ करते हैं अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इससे भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। एमआरआई हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम सीबीसी देखेंगे तो हमें अनीमिया देखने को मिल सकता है। क्यों अनीमिया हो रहा है? क्योंकि किडनी अपना कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही। तो आपको पता होगा कि किडनी बेसिकली उससे इरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो कि आरबीसी की सिंथेसिस कराता है। तो अगर वो नहीं निकलेगा तो आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अनीमिया हो जाएगा। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी बड़ी दिखेंगी तो हमें इन्फेक्शन का पता लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर हमारा कॉज अभी तक अनक्लियर हुआ है आफ्टर ऑल दीज टेस्ट तो हम रीनल बायोप्सी भी करा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कॉज क्या है, कंडीशन क्या है पेशेंट की। तो ये थे हमारे डायग्नोस। तो अब हम बात करेंगे AKI के मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। जैसा कि हमने बात करी थी कि काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इस डिसीज़ कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हम कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कॉज के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि अगर प्री रीनल कॉज है, मतलब किडनी तक ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, ट्रीट करेंगे शॉक को। अगर पेशेंट को शॉक है, शॉक की वजह से ब्लड नहीं जा रहा है, या फिर हार्ट फेलियर है, उसको ट्रीट करेंगे। रीस्टोर करेंगे सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को ताकि किडनी तक ब्लड अच्छे से जाए। अगर इंट्रा रीनल कॉज है, मतलब डायरेक्ट डैमेज हो रहा है किडनी को, तो हम वो सारी ड्रग्स बंद कर देंगे जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हैं। इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसको भी मैनेज करेंगे। फिर हम बात करते हैं पोस्ट रीनल कॉज के बारे में। तो अगर इसकी वजह से है तो हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करेंगे जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा करेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या करेंगे, एक्यूरेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि हमें कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, NS देना है कि RL देना है। ऐसा नहीं हम कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं। अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड एंड डिहाइड्रेशन बोथ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड दे रहे हैं या फिर बहुत कम दे रहे हैं, ना तो हमें ओवरलोड होने देना है ना ही डिहाइड्रेशन होने दे रही है। साथ ही साथ हम डेली वेट और CVP को भी मॉनिटर करेंगे। जो वेट होता है वो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है फॉर फ्लूइड ओवरलोड। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होता है तो जो वेट होता है काफ़ी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो हमें डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है ताकि हम पता कर सकें कि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है। CVP होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 6 mmHg। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइपरकैलेमिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी। तो इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पोटेशियम नॉर्मली कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सेल में, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस में, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा यहाँ पे गोल होता है कि हम जो ब्लड में एक्स्ट्रा पोटेशियम है ना उसको सेल के अंदर धकेल दें। तो जो इंसुलिन होता है एंड ग्लूकोज होता है इनको देते हैं। इनको साथ में देने से क्या होता है, ये जो ब्लड में पोटेशियम होता है उसको सेल के अंदर इन्फ्लक्स करा देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। इसका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और साथ ही साथ इसका पोटेशियम पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ ये हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव काम करती है। हाइपोकैल्सीमिया के केस में हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम पेशेंट को बताएंगे कि हाई कैलोरी डाइट लेनी है, मॉडरेट प्रोटीन लेनी है, और अगर ओलिगोरिया वाली कंडीशन आ रही है तो फिर हमें प्रोटीन नहीं लेना है, ठीक है। हमें पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि सोडियम से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, एडीमा बढ़ सकता है। फॉस्फोरस हमें पता है कि हाइपर फॉस्फेटेमिया हो रहा था। पोटेशियम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हाइपर कलीमिया हो रहा था।
साथ ही साथ हम डायलिसिस भी करवा सकते हैं पेशेंट का। अगर उसकी कंडीशन ट्रीट नहीं हो रही है तो फिर डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी। इसमें हम एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू पेशेंट का जो ब्लड होता है उसको क्लीन करते हैं और सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को साफ़ करते हैं, ठीक है। ये हम तब तब करते हैं, मतलब किस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं, तो ये सारे हमारे इंडिकेशंस हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस है हम तब कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन में कर सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड में कर सकते हैं एंड यूरेमिया में कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे इंडिकेशन थे फॉर परफॉर्मिंग डायलिसिस। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं एक्यूट किडनी इंजरी की, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है अगर कंडीशन ट्रीट नहीं हुई, हाइपरकलीमिया हो सकता है विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, साथ ही साथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी हो सकते हैं। तो